हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज के इस लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लास्ट क्लास में दैट इज इन लेक्चर 5 हमने डिस्कस किया था कि एविडेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और हमने प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि द प्रायोरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओवर ओरल एविडेंस। तो आज हम ओरल एविडेंस के एक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के क्या टाइप्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। Now look, under section 60 of Indian evidence ये कहा गया है कि oral evidence must be direct. That means hearsay evidence is not admissible. तो इसमें क्या बोला जा रहा है? मेनली ये बोला जा रहा है कि अगर कोई oral evidence दे रहा है, that means oral evidence क्या होता है? टेस्टिमोनी। विटनेस की जो टेस्टिमोनी होता है वो होता है मेनली oral evidence, राइट। तो कोई अगर विटनेस अपने टेस्टिमोनी देने के लिए कोर्ट में आया हुआ है तो उसको ये कहना पड़ेगा कि ही हिमसेल्फ हैज परसीव्ड दैट थिंग। अगर वो ये कहता है कि मैंने ये चीज सुना तो फिर उसको ये बोलना पड़ेगा कि उसने खुद ये चीज सुना। सपोज ए इज एन विटनेस हु हैज कम टू कोर्ट टू गिव टेस्टिमोनी, तो वो ए ये नहीं बोल सकता कि मुझे बी ने बताया कि बी ने ये चीज सुना। तो बी ने अगर कुछ सुना है तो बी को आना पड़ेगा एविडेंस देने के लिए। अगर ए ये एविडेंस देता है कि बी ने ये चीज सुना है और बी ने मुझे बताया है तो फिर दैट विल बिकम हेयरसे एविडेंस फॉर ए, एंड हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। तो जो अगर टेस्टिमोनी दे रहा है तो वो उसको खुद आके बोलना पड़ेगा कि उसने खुद ये चीज देखा है या खुद ये चीज सुना है। ये जो प्रिंसिपल बनाया गया है इसके पीछे एक रीजन है एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर बी ये कहता है कि बी अगर हेयरसे एविडेंस देता है तो फिर कोई भी अगर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आफ्टर एग्जामिनेशन जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उस टाइम पे हमेशा हर क्वेश्चन को बी टैकल कर सकता है ये बोल करके कि मैंने ये चीज नहीं सुना या मैंने ये चीज नहीं देखा है, ठीक है, या फिर मुझे ये चीज बताया गया है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा कोई कुछ कह रहा है या दूसरा कुछ देख रहा है तो फिर, और अगर दूसरा उसके एविडेंस दे रहा है तो फिर उसको मिसअंडरस्टूड भी किया जा सकता है कि बी ने कहा कुछ और ए ने सुना कुछ या ए ने समझा कुछ, और फिर ए जाकर के कोर्ट में अगर एविडेंस देता है तो फिर उसमें एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है। इसलिए ओवरऑल हेयरसे एविडेंस को पूरी तरह से इनएडमिसिबल किया गया है। हेयरसे एविडेंस को पूरी तरह से इनएडमिसिबल किया गया है। अब देखिए जो हेयरसे एविडेंस होता है, हेयरसे एविडेंस इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्या होता है देखिए, जैसे कि ए सेज कि बी ने मुझे कहा कि बी हैज सीन सी टू मर्डर बी। बी ने ए से कहा है कि उसने देखा है सी को डी का मर्डर करते हुए, राइट। अगर ए इस चीज का एविडेंस देता है कि सी डी का मर्डर किया है, इस चीज का अगर एविडेंस देता है तब तो जाकर के वो हेयरसे एविडेंस होगा, क्योंकि ए ने खुद ये चीज नहीं देखा है, ए ने बी से सुना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू सी कमिटिंग मर्डर ऑफ डी, एज एविडेंस इज हेयरसे एविडेंस व्हिच इज नॉट एडमिसिबल। लेकिन अगर ये इस चीज का एविडेंस देता है कि मुझे बी ने कहा है कि सी ने डी का मर्डर किया है, अगर वो ए सिर्फ इसी चीज का एविडेंस देता है कि मैंने तो नहीं देखा है लेकिन बी ने मुझे कहा है, तो वो जो बी का जो कहना है वो तो ए ने खुद सुना है ना, ए ने खुद अपने सेंस ऑर्गन से परसीव किया हुआ है। तो विथ दैट रेस्पेक्ट दिस विल नॉट बी एन हेयरसे एविडेंस, दिस विल बी अ डायरेक्ट एविडेंस। तो यहाँ पे हेयरसे एविडेंस के लिए या फिर डायरेक्ट एविडेंस के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि जो विटनेस टेस्टिमोनी दे रहा है वो जिस इंसिडेंट के रेस्पेक्ट पर वो टेस्टिमोनी दे रहा है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। अगर उसके साथ रिलेशन इनडायरेक्ट है तब तो जाकर के वो हेयरसे एविडेंस हो जाएगा, राइट। और अगर रिलेशन डायरेक्ट है तब वो डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्ट अगर वो ए, इस एग्जांपल में ए अगर सिर्फ इस चीज का एविडेंस देता है कि मैंने बी से सुना कि सी डी का मर्डर किया हुआ है, राइट, तो उस चीज का अगर एविडेंस देता है तब तो जाकर के वो डायरेक्ट एविडेंस है। और तब ए की जो टेस्टिमोनी है विथ रेस्पेक्ट टू बी सेइंग टू बी दैट
C has committed murder of D, that evidence will be admissible. And that is why hearsay evidence एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और इसी चीज को कोर्ट में एस्टेब्लिश करना होता है कि किस चीज के रेस्पेक्ट में वो एविडेंस दे रहा है, राइट। अब देखिए इसके कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें हेयरसे एविडेंस होते हुए भी उसको एडमिसिबल किया गया है, राइट। ये देखिए दीज आर द एक्सेप्शंस। नंबर 1, रेस जेस्टी, दैट इज form a part of same transaction. It forms a part of same transaction. Which has been explained under section 6 of Indian Evidence Act. देखिए यहाँ पे जितने सारे प्रोविजंस है ना, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के नेक्स्ट कुछ क्लासेस में। हम लोग इन हर एक प्रोविजंस के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इन पूरे लेक्चर सीरीज में। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज सिर्फ मेंशन कर रहा हूं क्योंकि दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल ऑफ हेयरसे एविडेंस, जहां पे नॉर्मली बोला गया कि हेयरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, लेकिन दीज आर द एक्सेप्शंस जहां पे ये हेयरसे एविडेंस होते हुए भी इसको एडमिसिबल किया गया है। तो नंबर 1 इज रजिस्ट्री सेम ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 6, दूसरा है डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1, और इसी के साथ रिलेटेड है देखिए स्टेटमेंट्स ऑफ पर्सन who are dead or cannot be brought to court under section 32, मतलब सेक्शन 32(1) के बाद जो 2, 3, 4 जो बाद के प्रोविजंस है उसमें उसको इसमें रिलेट किया जा रहा है। तो इन दिस केसेस ऑल्सो जो जिसने एक्चुअली कहा था उसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके कहना को जिसने सुना है उसको प्रोड्यूस करके उसके एविडेंस दिया जा रहा है, तो वो एक काइंड ऑफ हेयरसे एविडेंस हो रहा है, लेकिन उसको एडमिसिबल किया गया है। तीसरा, एडमिशन एंड कन्फेशन अंडर सेक्शन 17 एंड 30। तो यहाँ पे देखिए जो एडमिशन कर रहा है उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो उसके एडमिशन को जिन्होंने सुना है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, या फिर उसने जिसके सामने कॉन्फेशन किया है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसके एविडेंसेस को लिया जा रहा है। तो वो भी एक टाइप से हेयरसे एविडेंसेस की एक्सेप्शंस है। नंबर 5, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 45 to 51, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन जो ओपिनियन होल्ड करता है, ठीक है, उसको दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। एंड नंबर 6, स्टेटमेंट्स एंड एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस इज पॉइंट नंबर 6। दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ हेयरसे एविडेंस। अब देखिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन 61 में, अंडर सेक्शन 61 व्हिच इज अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो अंडर सेक्शन 61 ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया प्राइमरी एविडेंस और दूसरा हो गया सेकेंडरी एविडेंस। तो सेक्शन 61 ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या तो प्राइमरी एविडेंस के रूप में एडमिसिबल होगा या तो सेकेंडरी एविडेंसेस के रूप में एडमिसिबल होगा। तो प्राइमरी एविडेंसेस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 62 एंड सेकेंडरी एविडेंसेस हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 63। और रूल ऑफ जो बेस्ट एविडेंस है दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 64, जिसमें ये कहा गया है कि प्रायोरिटी ऑफ प्राइमरी एविडेंस ओवर सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ पे भी एक रूल है, अगर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है तो दैट विल बी गिवन प्रायोरिटी टू ओवर सेकेंडरी एविडेंस। अगर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो ही सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल किया जाएगा, एंड दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 65। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं कि ये प्राइमरी एविडेंस है क्या, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस है क्या। तो सेक्शन 62 और 63 के जो बेयर एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको खोल के देखो, मतलब वो चीज हम लोग ये दो सेक्शन को हम लोग एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, कौन प्राइमरी एविडेंसेस है, कौन से एविडेंसेस सेकेंडरी एविडेंसेस है। तो मोटा मोटी कॉमन लैंग्वेज में देखिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है वो होता है प्राइमरी एविडेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जो फोटोकॉपी होता है या फिर उसकी जो कॉपी होता है, उसका जो कॉपी होता है वो होता है सेकेंडरी एविडेंस, वो होता है उसका सेकेंडरी एविडेंस, राइट। तो देखिए सेक्शन 63 में बोला गया है कि कौन कौन से सेकेंडरी एविडेंसेस है। ये चीज सर्टिफाइड कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, जैसे फोटोकॉपी वगैरह हो गया, which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies, right। इसको हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल लेकर के हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। नंबर 4 देखिए काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। देखिए ये जो
ये जो है सेक्शन, ये वाला जो प्रोविजन है सेक्शन 63(4), इसको हमें डिस्कस करना होगा सेक्शन 62 एक्सप्लेनेशन 1 के साथ। एक्सप्लेनेशन 1 के साथ हमें ये दोनों एक साथ डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सपोज देयर इज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दिस इज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दिस इज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, राइट। अब ये ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। इसको काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया है। मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट के दो काउंटर पार्ट है, इस पे ए साइन करता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन ए एंड बी, द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन ए एंड बी। तो इस डॉक्यूमेंट पे ए साइन करता है और इस डॉक्यूमेंट पे बी साइन करता है। तो अगर इस डॉक्यूमेंट को ए ने एग्जीक्यूट किया है तो ये किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा। और इस डॉक्यूमेंट को अगर बी ने एग्जीक्यूट किया है तो ये डॉक्यूमेंट किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, राइट। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट जिसने एग्जीक्यूट किया है उसके खिलाफ ये प्राइमरी एविडेंस है, ये वाला डॉक्यूमेंट ए के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन ये वाला डॉक्यूमेंट बी के खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस है। यही चीज बोला गया है। ये देखिए, ए द डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय ए इज अ प्राइमरी एविडेंस अगेंस्ट ए दैट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 62 एक्सप्लेनेशन 1, राइट। एंड द document executed by A is a secondary evidence against B has been mentioned under section 63 clause 4. In the same manner, ये वाला जो डॉक्यूमेंट जिसको बी ने एग्जीक्यूट किया है जिस डॉक्यूमेंट को, that will be a primary evidence against B, but that will be a secondary evidence against A, right? यही चीज कहा गया है 63(4) में। अब देखिए, ये एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, दिस इज एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से एक कॉपी बनाया गया है, ये एक कॉपी बनाया गया है, ये एक कॉपी बनाया गया है, एंड इन द सेम प्रोसेस एक और कॉपी बनाया गया है, एक और कॉपी बनाया गया है, राइट। मान लेते हैं दिस इज एन ए कॉपी एंड दिस इज अ बी कॉपी। नाउ ए इज द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल, ओरिजिनल इज द प्राइमरी एविडेंस, ओरिजिनल इज द प्राइमरी एविडेंस, ए इज द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। इन द सेम मैनर बी इज द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल, लेकिन A is the primary evidence of B and similarly B is the primary evidence of A. Getting? तो अगर सपोज एक और कॉपी बनाया गया था, एक और कॉपी बनाया गया था C, अगर C को B या A से कंपेयर किया जाएगा, जब तक कंपेयर नहीं किया जा रहा है तब तक तो ये एविडेंस नहीं है, लेकिन C को अगर A और B से कंपेयर किया गया और पाया गया कि वो सेम है, तब जाकर के C भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा, इवन दो C हैज नॉट बीन कॉपीड इन द सेम प्रोसेस। लेकिन बाद में क्योंकि इसको कंपेयर किया गया है तो फिर वो C ओरिजिनल का सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा, राइट। ये वाला देखिए, पॉइंट नंबर 5 देखिए, ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अब देखिए, यहां पे तो एक ओरल अकाउंट है, जिसने उस डॉक्यूमेंट को पहले देखा हुआ है, उसने कहा कि यही चीज डॉक्यूमेंट में है, तो क्या ये ओरल एविडेंस कहलाएगा? विल इट बी एन ओरल एविडेंस, क्योंकि ओरल अकाउंट बोला गया है? द आंसर इज नो, आंसर इज नो। ये भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही है,
लेकिन क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है या फिर कुछ भी हो गया हो जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है या नहीं कर पाया जा रहा है, तो इन दैट केस जिसने वो डॉक्यूमेंट पहले देखा हुआ है उसकी ओरल अकाउंट को एक्सेप्ट किया जाता है, एंड इट इज स्टिल अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑल्दो इट विल बी अ सेकेंडरी एविडेंस, नॉट अ प्राइमरी. It will still be a documentary evidence. Right. So this is all about our primary and secondary evidences. In the next class, we will discuss about under which conditions secondary evidences को acceptable या admissible किया जाता है. Thank you.